नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड है ना? हाँ, ठंड बहुत है। ठंडी है, ठंडी में ठंडी लगेगा, गर्मी में गर्मी लगेगा, है ना। चलो देखो, ठंडी से कोई मजाक नहीं करेगा। ठंडी से मजाक करोगे, ठंडी आपसे मजाक कर लेगा। बस एग्जाम पास में है, ठंडी से मजाक नहीं करने हैं। ठंडी से मजाक बिल्कुल नहीं। नो 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 नो, ठंडी हमको नहीं लग रहा है ऐसे करके। ठंड है, हाँ पहनो और कपड़े पहन के रहो, ठंड नहीं लगेगा। अब स्टाइल मार के आओगे, ठंड तो लगभग करेगा ना। कपड़े पहन के आना पूरा। हाँ, कैप लगा के आओ। हाँ, ठंड लग रहा है, मेरे को भी ठंड लग रहा है, इसीलिए पहन ली है। अच्छा ठीक, चलो। सुकुर करके बैठे हुए हैं। अकर के बैठने वाले सुकर के बैठे। बताओ, इतनी ठंड पड़ रही है कि सही से बैठो। चलो आ जाओ, देखो आज हम क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का गद्य खंड का 9 पाठ है, जो हमारा प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज का हमारे सारांश देखने वाले हैं। जो इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह इसके लेखक है। कौन है इसके लेखक? नामवर सिंह इनके लेखक है। ठीक है, चलो। ठंड 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 उतना नहीं करो। ठंड जितना करोगे उतना ठंड लगेगा। हाँ, हम भारतवासी है, भारतवासी को ठंड नहीं लगता है। देखो, विदेश में ठंड पड़ता है तो क्या लोग बोलते हैं? विदेश में जब ठंड पड़ता है तो लोग बोलते हैं, ओ माय गॉड, इट्स टू कोल्ड, टेक केयर। अब भारत में ठंड पड़ता है तो लोग क्या बोलते हैं? अबे देख, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है कि नहीं? ऐसे ही बोलते हैं ना। चलो ठीक है, आ जाओ। आज हम क्या देखने वाले हैं? क्लास 12 का जो है सारांश देखने वाले हैं, प्रगीत और समाज का हम सारांश देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो क्या है, इसके लेखक क्या है? लेखक का नाम क्या है? तो नामवर सिंह। लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह लेखक का नाम है। क्या नाम है? नामवर सिंह लेखक का नाम है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? तो 28 जुलाई 1927, मतलब कि 28 जुलाई में इनका जन्म हुआ है। कब? 1927 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के बनारस जिला में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आप देखो इनका निधन, मृत्यु कब हुआ है? तो 19 फरवरी 2019 में। अरे वाह, 19 फरवरी 2019 में इनका मृत्यु हुआ है। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ है। अभी हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ है। 25 चल रहा है ना, 6 साल पहले इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, आप देखो माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? तो बागेश्वरी देवी। क्या नाम है माता का? बागेश्वरी देवी। अब पिता का नाम क्या है? तो नागर सिंह। क्या है ये? नागर। पिता का नाम क्या है? तो नागर सिंह। ये है क्या? तो एक शिक्षक थे, मतलब कि पेशे से क्या थे? ये एक शिक्षक थे। कौन? लेखक के पिता। देखो लेखक का नाम क्या है? नामवर, और इसके पिता का नाम क्या है? नागर। कंफ्यूज नहीं होना, पिता का नाम नागर और उनका नाम क्या है? लेखक का नाम तो नामवर सिंह। ठीक, नामवर सिंह नागर सिंह, नामवर सिंह नागर सिंह। ठीक, कितना समझ में आया? अब आए हम सारांश पे। ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछता है, इसलिए बता दिए इसके बारे में। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव बन गया इसमें से। बताओ, इसलिए आपको बता दिए हैं। चलो आगे देखें। आगे हम सारांश के बारे में देखेंगे। सारांश क्या है इसमें? देखो, इसमें प्रगति और समाज के बारे में बताया गया है। प्रगति है, प्रगीत है, ओ प्रगीत होगा ना। हाँ, प्रगीत ही है। हाँ, प्रगीत और समाज। देखो, प्रगीत और समाज के बारे में चैप्टर में बताया गया है।
इसका मतलब क्या है कि लेखक कहते हैं कि आजकल ऐसे ऐसे कवि आ गए, ऐसे ऐसे लेखक आ गए, कुछ भी लिख देते हैं जो मन में आ रहा है, कुछ भी। मान लो भोजपुरी गाने की तरह, भोजपुरी गाने में क्या होता है, जे मन में नाक ना कान मुंह ना कुछ रहेगा उसका, और सीधा बोलता जाएगा, जो मन में आ रहा है सीधा बोल रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम अब ऐसे लेखक कवि आ गए हैं जो किसी का भी कुछ बोल लिखने का तरीका नहीं है, लेकिन कुछ भी लिख देते हैं, ऐसी कुछ भी लिख देते हैं, इस तरह से कुछ भी लिख रहे हैं, लिख दे रहे हैं। अब ऐसे कवि आ गए हैं, ठीक, लेकिन पहले के कवि ऐसे नहीं थे। बिल्कुल भोजपुरी गाना से कंपैरिजन किया गया है। भोजपुरी गाना में देखते हो जो मन में आए सीधा बोल दिए। अरे छोड़ो, मुझे भोजपुरी गाना नहीं आता है। आगे देखो। हाँ हाँ गा के बताते हैं, मुझे नहीं आता भोजपुरी गाना। देखो यहाँ पे क्लास में आओ, देखो आ जाओ। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई, नामवर सिंह द्वारा लिखी गई ये आलोचक निबंध प्रगीत और समाज कवि की आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। देखो पहले, सबसे पहले देखो जो हमारा जो नामवर सिंह जो लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, तो प्रगीत और समाज जो चैप्टर हमारा लिखे गए हैं वो क्या है, वो एक निबंध है। क्या है वो, एक निबंध है, ठीक है, वो क्या है, एक निबंध है। प्रगीत और समाज कवि की आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वाद विवाद संवाद। ये पुस्तक किन का है, तो हमारे लेखक का है। लेखक कौन है, नामवर सिंह जी का ये पुस्तक है, उसी में से ये कहानी का जो निबंध है ये लिया गया है, ठीक है। आगे देखो, इस निबंध में नामवर सिंह ने प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं, मतलब कि इस निबंध में क्या बताया गया, जो प्रगीत है उसको लेकर के समाज में क्या भावनाएं, क्या सोच है, ठीक है, क्या थिंक है, इसके बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक है। आगे देखो, उसके बारे में लिखा है, प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है, जिसे गाया जा सकता है। लेखक लिखते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। ऐसे वातावरण में लेखक उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनमें जो लंबी और मानवताओं से भरी हुई है। कुछ तो ऐसे कविता लिखी गए हैं जो बहुत लंबा लंबा कविता है, और उसके मतलब निकालने जाओगे तो एक मतलब कि एक पेज का, मानो कि एक सेंटेंस का एक पेज पूरा मतलब निकल जाएगा। इस तरह से तो लंबा लंबा लिखा गया है, तो भारी भारी वर्ड यूज किए गए हैं। आप लोग समझते हो जो क्या बोलते हैं, कवि लोग जो होते हैं इतने भावुक हो जाते हैं कोई चीज में लेकर के। कुछ को लिखना होगा कितना दिल से, कितना प्रेम से लिखते हैं, बिल्कुल सोच के, क्या 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 नहीं, है ना, है कि नहीं। तो कवि का आलोचनात्मक उसमें किया गया है, कवि के बारे में इसमें बताया गया है। जो कुछ कवि जो होते हैं बड़े बड़े कविता लिखते हैं, कुछ छोटे छोटे लिखते हैं, ठीक है, और समाज के बारे में भी लिखते हैं। इसमें प्रगीत नामक काव्य के रूप को सामाजिक जातीय प्रकृति और भावनाओं को दिखाया गया है, जो हजारों वर्ष से हिंदी काव्य की परंपरा का इतिहास रहा है। वो क्या रहा है, तो हिंदी काव्य का परंपरा के अनुसार इतिहास रहा है। इसमें बताया गया है कि कैसे प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचना में अपनी जगह बनाई। मतलब कि बताया गया है जो प्रगीत जो है, ठीक है, काव्य में समाज की जो भाषा होती है उसमें अपनी जगह किस तरह से बनाए है उसके बारे में बात किया गया है। अपने महत्व और गुणों को दर्शाया, जैसे महत्व और गुण को दर्शाया गया है। अपनी व्यक्तित्व, क्या लिखा है, व्यक्तित्व और आत्मपरकता के कारण लिरिक अर्थात प्रगीत काव्य की कोटि में आती है प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वो सामाजिक जीवन है।
प्रगीत धर्मी जो कविता है वो सामाजिक जीवन को व्यक्त या समझा नहीं पाती है और ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि इस लेखक ये कहना चाहते हैं कि समाज में देखो कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो लंबा लंबा लिख देते हैं, कुछ लेखक ऐसे छोटे छोटे लिख देते कविताएं और लंबा लंबा लिख देते हैं। उसको पढ़ने में समझने में हमको समझ में नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ने के बाद उसको निकालते हैं कि तेरा मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा मतलब निकल जाता है ना। आपको कभी कभी सुन सुन के बोर हो जाते होंगे, है ना। कभी कभी पढ़ते भी अरे क्या अजीब सी स्टोरी है, क्या अजीब सी कविता है कि नहीं। आप लोग कभी कभी बोर हो जाते हो तो वैसी कविताएं लिखते हैं, ठीक है। पहले भी कभी वैसे ही लिखते थे, ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्त के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संज्ञा दी जाती है, सिर्फ प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। अब देखो, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? आचार्य सुदर्शन जी के बारे में बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श में प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्या बोल रहे, जो मानव जीवन में अपना जीवन जिस तरह से व्यतीत करता है उसके बारे में भी वो लिखते हैं, ठीक है। सूरसागर भी उन्हें इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि वो गीति काव्य है। कला की पुकार के कारण यूरोप में प्रगति मुक्त लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना है। यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविता पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है। इतनी लंबी लंबी कविताएं जो लिखी गई उससे किसी को भी पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। इसीलिए आप जो लिखते हैं एक लिरिक सॉन्ग की टाइप के गई कहानी कविता लिख देते हैं। ये कहानी आप लोग देखो, कोई सॉन्ग होता है, ठीक है, कोई गाना होता है, सुनने में कितना मजा आता है, ठीक है। अब वही आप लोग को बोल दिया गया कि कहानी पढ़ के सुनाओ, एक पूरा लिखा हुआ रचनात्मक है, पूरा पढ़ो इसको, आप लोग को बोर हो जाओगे, क्या कहानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब वही आप लोग गाना दे देंगे, हाँ बहुत मस्त है, मजा आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही है, ठीक है। अब जो आ रहे हैं कविताएं जो है कॉमेडी टाइप का, एक हंसमुख टाइप का कविता लिख के आ रहे, लेकिन पहले का बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा पढ़ने का भी इच्छा नहीं करता था। ऐसे ऐसे कविताएं थी, ठीक है। आप देखो, प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से है। देखो, पहले क्या था समाज के बारे में, आप क्या आ रहा है रोमांटिक, 20वीं सदी में रोमांटिक में कोई कहानी हो गया, ठीक है। अब क्या लोग हाथ से कभी लोग ज्यादा सुना चाहते हैं। आप ही लोग हो, आप लोग को पढ़ा आए क्लास में, ठीक है, पढ़ा दिए चुपचाप, कुछ एक्स्ट्रा बोली वाले नहीं बोले हैं, सीधा आए हैं, जो मन में ऐसे बक दिए है चल दिए, तो आप लोगों को समझ में आएगा? बताओ, आप लोग को समझ में कुछ आएगा? नहीं आएगा। आप लोग को फर्स्ट में हल्दी नमक मिर्ची लगा के बताते हैं, तब आप लोग को समझ में आता है कि नहीं है। ऐसे ही आप लोग आएंगे सीधा, जो मन में आए बोल दिए, पटर पटर बोल के चले दिए, तब तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के मूल्य से एक नया व्यक्तिवाद एक मिनट, एक नया व्यक्तिवाद, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधित विचारों तथा भावनाओं को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे
कवि हुए और अधिकांश उन्होंने प्रबंधनात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया। मतलब कि उस टाइम पे बहुत सारे काव्य कविता लेखक ऐसे आए जो कुछ बात को बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, ठीक है, जिसको सुन करके कुछ लोग को देखो, पहले के लोग क्या होते हैं कि पहले के लोग समझ जाते थे, लेकिन आप के लोग समझ नहीं पाते। अब हम ही लोग हैं, आप लोग हो, आप लोग को कोई बोल देंगे रामायण पढ़ो, है ना, तो रामायण पढ़ने में मन लगेगा? भगवत गीता पढ़ो, पढ़ने में मन तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है कभी कभी, है ना, अब पढ़ना भी चाहिए, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। वही आप लोग को बोल देंगे कि शायरी किताब दे देंगे, आपको पूरा शायरी पढ़ लेना है, अब तो पूरे मजे मजे में पढ़ लोगे। हाँ, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से देखो, अभी जो है नए नए कवि आ रहे हैं, कुछ हास्य कविता, कुछ चुटकुला बोलते हैं, कुछ रोमांटिक, कुछ मतलब अपने अपने नया नया भाव में आजकल लेके आ रहे, लेकिन पहले कभी ऐसे नहीं थे। पहले के कभी कुछ मतलब कि, लेकिन अब जो है जो मन में आते लिख देते हैं, ठीक है, वैसा बताया गया है इससे प्रगति और समाज में, ठीक है। आप लोग का सारांश हो गया कंप्लीट। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम ये 8 है कि 9 चैप्टर है, देखे, ये 9 चैप्टर 9 चैप्टर, ठीक है। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे? तो अगला हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? 10 चैप्टर, ठीक है। 10 चैप्टर कौन सा? जूठन है ना? हाँ, जूठन कविता जो कहानी जो है बहुत, आप लोग घर से पढ़ के आना, बताएंगे, कल सारांश करवाएंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, कल फिर हम मिलेंगे दूसरे क्लास में, जूठन के क्लास में, ठीक है। चलो इतना ही, बाय बाय।